वेलकम टू इन्फोट्रेड टेक्निकल क्लासेस। आज क्या हुआ था कि शाम में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। अब आप फटाफट से अपने आंसर दीजिए, ठीक है। आज हम करेंगे एक्सपेक्टेड टेक्निकल, पूरा हमारा टेक्निकल पेपर होगा। आज के हमारे 60 से 80 क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये हमारा MGM कॉम्बो पैक है, जहाँ डेली 6:30 बजे लाइव क्लास होती है और एक 8 बजे क्लास होती है। आप एक ही कोर्स से जुड़कर सारी ही एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अगर आप अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो आप सबसे पहले हमारा इन्फोट्रेड ऐप डाउनलोड कीजिए और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दीजिए। इनमें से प्राकृतिक एब्रेसिव कौन सा है? नेचुरल एब्रेसिव की बात की गई है। ऑप्शन ए एमरी डायमंड कोडम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आप लोग इसके राइट आंसर दीजिए। ओके, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। चलो आगे बढ़ो और जल्दी जल्दी से अपने आंसर दो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एमरी, डायमंड और कोडम। ये सब क्या है? ये सब हमारे होते हैं नेचुरल एब्रेसिव, जैसे डायमंड, कोडम, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, सॉफ्टवन मटेरियल फाउंड विद इन द अर्थ। ये सब क्या है? ये सारे के सारे हमारे नेचुरल एब्रेसिव हैं और ये हमारे होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है? जिनको बनाया जाता है, जैसे कि सिंथेटिक डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड। ज़्यादातर जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वो आर्टिफिशियल एब्रेसिव के ही बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अशुद्धियों की मात्रा कम होती है, काफ़ी बहुत ज़्यादा कम होती है नेचुरल एब्रेसिव से, ठीक है। इनकी अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है। तो ये सारे हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव है और ये हमारे नेचुरल एब्रेसिव है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इनमें मतलब इस टाइप से आपके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से हमारे नेचुरल होते हैं और कौन से हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, किस पदार्थ के द्वारा एब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में जोड़ा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्रेसिव के ग्रेन्स को आपस में किसके द्वारा जोड़ा जाएगा? फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, तभी ये क्लास कंटिन्यू रह पाएगी। जल्दी से इसका राइट आंसर दो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बॉन्ड, एब्रेसिव, स्ट्रक्चर या ऑल ऑफ दिस। तो देखो, एब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं बॉन्ड का। किसका यूज करते हैं? बॉन्ड का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर दो। बॉन्ड का उपयोग करते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है बॉन्ड का, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, दो एब्रेसिव पार्टिकल को आपस में जोड़ने के लिए बीच में जो लगा हुआ है ये हमारा बॉन्ड होता है। बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? बॉन्ड भी देखो, ये सारे इसके टाइप्स है। होता है विट्रीफाइड बॉन्ड, जिसको V से डिनोट करते हैं, और ये सिलिकेट बॉन्ड S से, रबर बॉन्ड R से, रिजाइन बॉन्ड B से। मतलब दो तो काफी इंपॉर्टेंट है, शेलेट बॉन्ड और रिजाइन बॉन्ड, दोनों ही इसके सिंबल पूछ सकता है। तो रिजाइन बॉन्ड B से और शेलेट बॉन्ड E से, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में इसके क्वेश्चन पता आएंगे और ये आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दो। ग्रेन स्पेसिंग ऑफ व्हील क्या होता है? ग्रेन इज कॉल्ड स्पेसिंग ऑफ व्हील। ग्रेन साइज, स्ट्रक्चर साइज, ग्रेड या फिर एब्रेसिव। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आप लोग इसके राइट आंसर दो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी राइट आंसर दो इसके। ग्रेन साइज क्या होता है? ग्रेन स्पेसिंग ऑफ व्हील। देखो जल्दी से पहले आंसर देख लेती हूँ मैं। देखो, व्हील के एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड तक की दूरी एक समान होती है और यही क्या होता है? इसका ग्रेन साइज होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों ने इसका राइट दिया है? व्हील के एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड तक की दूरी क्या होती है? अलग अलग होती है और यही इसका क्या कहलाता है? ग्रेन साइज, स्ट्रक्चर साइज कहलाता है। सॉरी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्ट्रक्चर साइज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का साइज क्या होता है? ये हमारा होता है डेंस एंड ओपन। टू टाइप्स के होते हैं, 15-16 तक होते हैं। 1 से 8 तक जो होते हैं वो हमारे डेंस में आते हैं और 9 से 16 तक के जो होते हैं वो हमारे ओपन स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है।
तो डेंस एंड ओपन, ये क्या ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर के साइज, और डायरेक्टली आपसे डेंस एंड ओपन का पूछ लिया जाता है तो 1 से 8 तक हमारे डेंस और 9 से 16 तक हमारे होते हैं ओपन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, स्नैंगिंग एक प्रक्रिया है, किसमें यूज की जाती है, बताइए। स्नैंगिंग इज अ प्रोसेस, रफ ग्राइंडिंग, फिनिशिंग ग्राइंडिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, स्नैंगिंग एक प्रोसेस है और ये यूज किसमें किया जाता है, रफ ग्राइंडिंग में। ए और बी वाले गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नैंगिंग एक प्रोसेस है जो रफ ग्राइंडिंग भी जाती है, रफली हो जाती है, फिनिशिंग कम होती है, उसको रफ ग्राइंडिंग बोलेंगे। रफ ग्राइंडिंग स्नैंगिंग का ही एक प्रोसेस है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, कारीगर द्वारा तैयार जॉब की साइज को मापने पर जो साइज बनता है उसे क्या कहते हैं। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो बारीक से। बेसिक साइज, रियल साइज, लॉ लिमिट या फिर टॉलरेंस। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से दो। मतलब एक तैयार जॉब है, कारीगर के द्वारा तैयार जॉब की साइज को मापने पर जो साइज बन जाता है। तैयार जॉब को आपने दे दिया और उसको आपने बताया कि आप बताओ, तो उसको क्या बोलेंगे, वो बेसिक साइज ना होकर वो होगा रियल साइज, यानी कि उसका वास्तविक साइज होगा। कारीगर द्वारा तैयार जॉब की साइज को मापने पर जो साइज, जो तैयार जॉब को, जॉब पूरा आपका तैयार हो चुका है तो कौन सा साइज बनेगा, रियल साइज, जो उसका वास्तविक साइज होगा वो ही निकल कर आएगा। ऑप्शन बी वाले जितने भी हैं सारे ही करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, इसमें से आपका बेसिक साइज कौन सा है, पता तो होगा टॉलरेंस चैप्टर में, यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस, बेसिक साइज। तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा आपसे, बस इसका ये पूछा है बेसिक साइज क्या होगा। बेसिक यानी कि इसका आधार, उसका साइज इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्जाम में आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर दो। काफ़ी सारे बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बेसिक के 50 के अराउंड काम कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 50 mm इज द राइट आंसर। ओके, बी वाले जितने भी है सारे ही ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, टैप वॉशर का उपयोग किया जाता है, टैप वॉशर का यूज आप कहाँ पर करेंगे, जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर दो। कंपन से सुरक्षा के लिए, नट को लॉक करने हेतु, स्वतः लॉकिंग हेतु, या स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन की फास्टनिंग में, इसमें इसको करेंगे, टैप वॉशर का यूज किया जाता है। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है यहाँ पे। ओके, टैप वॉशर का यूज किया जाता है नट को लॉक करने के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपन से सुरक्षा के लिए टैप वॉशर नहीं करते ना, स्प्रिंग वॉशर का यूज किया जाता है। नट को लॉक करने हेतु टैप वॉशर यूज किया जाता है। दिखाती हूँ टैप वॉशर कैसा होता है आपके सामने, यहाँ पर ये टैप वॉशर दिखा रखा है जो कि नट की लॉकिंग के लिए यूज किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कारखानों में विद्युत की तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। CTC एक्सटिंग्विशर, वाटर फोम फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, किसका यूज करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, फटाफट से इसका राइट आंसर दो। बहुत ही बढ़िया, चलो तो CTC एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता क्या क्या, ये कोई बताएगा। इसके अंदर होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमो क्लोरो टेट्राफ्लोराइड का मिश्रण भरा होता है जो कि इसके केमिकल के द्वारा ही विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका वहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये किस टाइप का होता है, ये आपने सबने देखा होगा, वर्कशॉप वगैरह में लगे ही होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अब ये भी बता दो, और ये गैस बहुत हानिकारक होती है तो पता है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड ए, बी, सी जो हमारी फायर होती है वो किस कौन कौन से हमारी वर्ग में आती है। जैसे कि क्लास ए की आग किसमें आती है, क्लास ए की आग आती है हमारी वुड, पेपर, क्लॉथ से लगने वाली आग, जो कागज कपड़े वगैरह से लग जाती है वो क्लास ए की आग आती है। इसी प्रकार क्लास बी की आग किसे कहते हैं, क्लास बी की आग आती है जैसे कि पेंट हो गया, ऑयल, ग्रीस, गैसोलीन,
वगैरह से लगने वाली आग, जो तेल वगैरह से लग जाती है, वो हमारी आती है क्लास बी की आग। क्लास सी की आग जैसे फ्यूज सर्किट वगैरह हो गया वायर वगैरह में, तो वो आग आती है हमारी क्लास सी की आग। और क्लास डी की आग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये आपसे क्लासेस पूछे जाते हैं कि कौन सी आग किसके अंदर आती है, ठीक है। फायर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास डी की आग किसकी आती है? मेटल एंड मेटल अलॉय से लगने वाली आग क्लास डी की आग आती है। क्लास के की आग पढ़ लेते हैं, वैसे ज़्यादा अभी तक पूछा नहीं गया है। क्लास के की आग आती है कुकिंग वगैरह वेजिटेबल ऑयल से जो आग लग जाती है, वो हमारी क्लास के की आग आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर क्वेश्चन इससे बनता है। ओके, तो ए बी सी एंड डी सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 प्लस माइनस 0.03 इज ऑन टॉलरेंस। इसके ऊपर जो टॉलरेंस दे रखी है उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाईलेटरल टॉलरेंस, मल्टी टॉलरेंस या फिर नन ऑफ दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए। और अभी से अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा, जितना हो सके उतना लगा दीजिए खुद को, ठीक है। तो देखो, कभी भी दोनों साइड टॉलरेंस देखे, प्लस एंड माइनस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों साइड टॉलरेंस दे रखी हो तो उसे बोलते हैं बाईलेटरल टॉलरेंस। क्या बोला जाएगा? बाईलेटरल टॉलरेंस। अगर एक साइड टॉलरेंस होती है तो उसे बोलते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। दोनों साइड टॉलरेंस दी होती है तो उसे बोलते हैं बाईलेटरल टॉलरेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी ड्राइंग में आवश्यक है, किसी ड्राइंग में आवश्यक है, बताइए किसी ड्राइंग को बनाने के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ये आपसे पूछा गया है। फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू या फिर नन ऑफ दिस। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ओके, अब आप सबको पता है ड्राइंग को, किसी भी ड्राइंग में आवश्यक क्या होता है? उसका फ्रंट व्यू भी इंपॉर्टेंट होता है, साइड व्यू भी होता है और टॉप व्यू भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। किसी भी ड्राइंग का फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू तीनों ही एक ड्राइंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जितने भी डी वाले, बहुत ही बढ़िया, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। नेक्स्ट चलो, टेम्पररी फास्टनर क्या होते हैं? टेम्पररी मतलब क्या है इसमें? टेम्पररी फास्टनर क्या होते हैं? रिवेटिंग, ब्रेजिंग, बेल्डिंग के वाले फास्टनर, सोल्डरिंग और बेल्डिंग रिपेयरिंग वाले फास्टनर, नट बोल्ट की स्क्रू या फिर बोथ ए एंड बी। टेम्पररी जो यूज किए जाते हैं उन फास्टनर्स को क्या कहते हैं? बताइए। मतलब क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ। टेम्परेरी मतलब होता है जैसे कि अपनी आवश्यकता के अनुसार आप किसी भी दो पार्ट्स को, कोई जॉइंट को जब चाहो खोल लेते हो और जब चाहो उसको बंद करके रख देते हो, ठीक है। तो वो हमारे टेम्परेरी फास्टनर के अंदर आते हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं नट, बोल्ट, की, स्क्रू, ये सब क्या है? ये नट, बोल्ट, की, स्क्रू, वॉशर, ये सब क्या है? ये सब हमारे टेम्परेरी हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे हटा के अलग भी कर देते हैं। लेकिन एक होते हैं टेम्परेरी, एक होते हैं ये हमारे टेम्परेरी। लेकिन रिवेटिंग, ब्रेजिंग, बेल्टिंग, ये क्या? ये अस्थायी होते हैं। जैसे कि इनको अगर हम हटाएंगे तो हमारा क्या खराब हो जाएगा, या तो हमारी जॉब खराब हो जाएगी, या हमारा स्क्रू वगैरह जो हमारा बेल्टिंग वगैरह वो खराब हो जाएगा। तो इस टाइप दोनों को आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, काफी सारे बच्चों के ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस की को फिट करते समय शाफ्ट पर चाबी घाट नहीं काटा जाता? ओके, ऐसी कौन सी की है जिसको फिट करते समय शाफ्ट पर चाबी घाट नहीं काटा जाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। सैडल की, जिब हेड की, फैदर की या फिर बुडरफ की? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? किस की को फिट करते समय शाफ्ट पर चाबी घाट नहीं काटा जाता? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैडल की। ऑप्शन ए सैडल की होती है जिसको फिट करते समय शाफ्ट पर चाबी घाट नहीं काटा जाता, ठीक है। शाफ्ट पर नहीं काटा जाता, हब पर काटा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या? ये हमारी स्क्वायर की, काफ़ी की वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वुडरफ की, टेंजेंट की, रेक्टेंगल की, सारी हमारी चीज़ें। लेकिन ये हमारी है सैडल की, जो इसको फिट करते समय कभी भी शाफ्ट पर चाबी घाट नहीं काटा जाता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। कैसल
नट का प्रयोग किए जाते हैं। कैसल नट कहाँ पर यूज किए जाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। नट को लॉक करने के लिए, बोल्ट को लॉक करने के लिए, जहां बोल्ट को जंग से बचाना हो, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो कैसल नट देखा है सबने? कैसल नट कहाँ यूज किए जाते हैं? तो कैसल नट का यूज करते हैं नट को लॉक करने के लिए, बोल्ट को, नट को लॉक करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाले कितने हैं? नट को लॉक करने के लिए कैसल नट का यूज किया जाता है। ये हमारा कैसल नट होता है जिसके ऊपर ही कटिंग की हुई होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ कैसल नट दिखा दिया गया है, देख लो। ओके, नट को लॉक करने के लिए कैसल नट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, साइन बार का साइज दर्शाते हैं। साइन बार का साइज आप किससे दर्शाएंगे? बाय वेट, उसके वजन से, बाय लेंथ, उसकी लंबाई से, बाय एंगल, एंगल से, या फिर बाय ब्रेथ, उसकी चौड़ाई से। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से बताओ। साइन बार का साइज दर्शाते हैं बाय लेंथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइन बार मैं दिखाती हूँ, ये हमारा साइन बार है। इसके एक रोलर से एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक की बीच की दूरी, लेंथ बिटवीन सेंटर से साइन बार के साइज को दर्शाया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में बनता है, काफी बार पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी वाले जितनी भी बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है आप लोगों की, ऐसे ही लगे रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ढलवा लोहा का एक खास गुण है। ढलवा लोहे का क्या खास गुण है? किस कारण से ढलवा लोहा यूज किया जाता है? बताओ। मैलेबिलिटी, तन्यता, कठोरता, या फिर कंपनों को अवशोषित करने का गुण। क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी? मैलेबिलिटी, तन्यता, कठोरता, या कंपनों को अवशोषित करने का गुण। तो ऑप्शन डी वाले जितने भी हैं सारे राइट हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपनों को अवशोषित करने के लिए ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। आप सबको पता होगा जो हमारी लेथ मशीन होती है उसका जो बैट कास्ट आयरन का बनाया जाता है इसी गुण के कारण, ताकि वो उसकी डंपिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी होती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और काफ़ी सारे ही बच्चों का ऑल ओवर राइट आंसर है। तो डी वाले जितने भी हैं बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर एक मिश्र धातु है जो बनती है। शोल्डर हमारी एक मिश्र धातु है जो किसकी बनाई जाती है? लेड एंड जिंक, टिन तथा कॉपर, टिन तथा लेड, लेड तथा कॉपर। शोल्डर मिश्र धातु बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे बच्चों ने देखी भी होगी। शोल्डर हमारी बनाई किससे जाती है? जल्दी जल्दी आंसर दो इसके। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शोल्डर जो हमारी मिश्र धातु होती है वो लेड एंड टिन की बनाई जाती है। ऑप्शन सी वाले जितने भी हैं सारे करेक्ट हैं। टिन तथा लेड की हमारी शोल्डर धातु बनाई जाती है। ये हमारा क्या है? शोल्डरिंग प्रोसेस है। इसको ज्यादातर जो यूज किया जाता है, जो मोबाइल मैकेनिक सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। लैपटॉप, मोबाइल वगैरह में यूज किया जाता है। यहाँ पे सोल्डरिंग का टाका लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये टिन तथा लेड से मिलकर बनी होती है। चलो नेक्स्ट बताओ, अंतरराष्ट्रीय मानक संस्था द्वारा स्वीकृत थ्रेड है जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक्सेप्टेड है। कौन सी थ्रेड है? इंटरनेशनल मैट्रिक थ्रेड, सैलर थ्रेड, शार्प बी थ्रेड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। फटाफट से आप लोग उसका राइट आंसर दीजिए। देखो, अंतरराष्ट्रीय मानक संस्था यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक्सेप्टेड थ्रेड है हमारी इंटरनेशनल मैट्रिक थ्रेड। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन ए वाले जितने भी हैं सबके राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल मैट्रिक थ्रेड। ठीक है, अब डायरेक्टली आपको ये आंसर लगा कर आना है। नेक्स्ट चलो, सफेद धातु। सफेद धातु में क्या क्या होता है? और कोई मुझे बताएगा सफेद धातु का दूसरा नाम क्या है? कौन सी धातु को सफेद धातु है? सफेद धातु का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सिल्वर तथा क्रोमियम, ऑप्शन बी कुटित ढलवा लोहा तथा सिल्वर, सी कॉपर, टिन तथा जिंक, टिन, एंटीमनी या कॉपर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? और कोई ये भी बता दो कि व्हाइट मेटल का दूसरा नाम क्या होता है? तो देखो मैं बताती हूँ, व्हाइट मेटल में होता है टिन, एंटीमनी तथा कॉपर। ऑप्शन डी वाले जितने भी हैं सब राइट है। और व्हाइट मेटल को हम बेबिट मेटल के नाम से भी जानते हैं। इसमें टिन, कॉपर, एंटीमनी और लेड की मात्रा भी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ये बना है कि बेबिट मेटल का दूसरा नाम है व्हाइट मेटल का, व्हाइट मेटल को ही बेबिट मेटल बोला जाता है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं टीन, एंटीमनी, कॉपर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मुंज मेटल में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। मुंज मेटल में कॉपर और जिंक का रेशियो ए, बी, सी या डी, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 60% कॉपर एंड 40% जिंक। देखो मुंज मेटल जिसे पीली धातु भी कहा जाता है, इसमें 60% कॉपर और 40% जस्ते की मात्रा होती है। डायरेक्टली आपसे ही रेशियो पूछ लिया गया एग्जाम में भी, ठीक है। और इसका उपयोग मशीन के पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जंग के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा गया था। इसमें 60% तांबा और 40% जिंक होती है। तो इसका नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी मुंज मेटल है जो पीले कलर की होती है। नेक्स्ट बताओ, लोहे का गलनांक कितना होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपको उनके मेल्टिंग पॉइंट तो पता ही होने चाहिए। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 910 डिग्री सी, 723 डिग्री सी, 1539 डिग्री सी या 1131 डिग्री सी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1539 डिग्री सी इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोहा हो गया, रॉट आयरन हो गया, जो इंपॉर्टेंट है ना उनके आप लोग याद करके जाएंगे, इसी में से बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, स्लिप गेज की मापी सतहों को साफ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताओ स्लिप गेज क्या होता है? स्लिप गेज की मापी सतह को साफ किया जाता है, किसके द्वारा साफ किया जाएगा? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से बताओ, इजी क्वेश्चन है ये तो देखो स्लिप गेज कैसा होता है, पहले ये देखो, ये आपके पास है स्लिप गेज। ये क्या है? स्लिप गेज है। स्लिप गेज की मापी सतहों को लैनिन क्लॉथ और चौमिस लेदर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोथ ए एंड बी, दोनों से ही साफ किया जाता है। ये हमारे का लैनिन क्लॉथ है, ठीक है। स्लिप गेज क्या होता है? स्लिप गेज के बारे में किसको पता है? इसकी हार्डनेस कितनी होती है? इसकी हार्डनेस होती है 63 HRC, ठीक है। और बताओ स्लिप गेज के बारे में, इसमें पीसेस की संख्या कितनी होती है? ये किसे पता है? पीसेस की संख्या बताओ फटाफट से। तो इसमें पीसेस की संख्या होती है 112। और एक जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, उन्हीं के नाम पर इसको जॉनसन गेज के नाम पे ही भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे। लैनिन क्लॉथ और चौमिस लेदर, दोनों से ही इसको साफ किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, विद्युत इंसुलेटर किसका उदाहरण है? विद्युत इंसुलेटर बता दो क्या होते हैं विद्युत इंसुलेटर, एक किसका उदाहरण है? फटाफट से इसका राइट आंसर दो। विद्युत इंसुलेटर होते क्या है, ये किसको पता है? विद्युत इंसुलेटर वे पदार्थ जो विद्युत के प्रभाव का विरोध करते हैं या फिर विद्युत को बहुत ही कम मात्रा में जाने देते हैं, वो हमारे विद्युत इंसुलेटर कहलाते हैं। अब आप उनमें से बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक, तांबा, चांदी या स्टील। तो देखो तांबा चांदी तो हमें पता ही है ना, इंसुलेटर वो तांबा चांदी में तो आसानी से फ्लो होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी, कागज, कांच, ये सब इसके विद्युत इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी माइका अभ्रक है। नेक्स्ट बताओ, पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान को कम किया जा सकता है। पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान को कैसे कम किया जा सकता है? धातु को शुद्ध करके, कणों को परिष्कृत करके, कम तापमान पर कार्य करके या उपरोक्त सभी, या सारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से बताओ, ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनः क्रिस्टलीकरण को धातु को शुद्ध करके, कणों को परिष्कृत करके और कम तापमान पर कार्य करके। ऑप्शन डी वाले जितने भी हैं सबके ही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, बॉल बेरिंग की बॉल किसके बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉल बेरिंग की या बॉल्स किसकी बनी होती है?
स्टेनलेस स्टील, कार्बन, क्रोम स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बताओ। तो देखो बॉल बेयरिंग की जो बॉल बनी होती है वो बनी होती है कार्बन क्रोम स्टील की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ये आपकी बॉल्स होती है जो कार्बन क्रोम स्टील की बनी होती है, और जो बॉल बेयरिंग होता है वो हमारा फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगाया जाता है, ताकि आसानी से इसमें लोड भी कम हो जाएगा, ऊपर से इसकी कॉन्टेक्ट भी कम होगा, फ्रिक्शन को कम करेगा ये, इसलिए हमारा ये बॉल बेयरिंग यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो बॉल्स बनी होती है वो कार्बन क्रोम स्टील की बनाई जाती है। ओके नेक्स्ट बताओ। पेयर लाइट एक मिश्रण। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं, कमेंट को थोड़ा साइड से करके फटाफट से क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि शाम में भी हो गया था नेटवर्क इशू, अब जल्दी से हम कर लेते हैं कंप्लीट। पेयर लाइट एक मिश्रण है। पेयर लाइट किसका मिश्रण है? सीमेंटाइट तथा गामा आयरन का, फेराइट तथा सीमेंटाइट का, फेराइट तथा आयरन ग्रेफाइट का, या फेराइट तथा ऑस्टेनाइट का। किसका ये राइट आंसर हो जाएगा? पेयर लाइट इज अ मिक्सचर। सबको पता है पेयर लाइट हमारा काफी इंपॉर्टेंट और 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में बनता है। पेयर लाइट एक मिश्रण है फेराइट तथा सीमेंटाइट का। ऑप्शन बी वाले जितने भी है सबके करेक्ट आंसर है, फेराइट तथा सीमेंटाइट का। तो होता कितना कितना है देखो, पेयर लाइट इज द नेम गिवन टू अ मिक्सचर अबाउट 87.5% होता है इसमें फेराइट एंड 12.5% होता है सीमेंटाइट। ओके, और इसके ऊपर क्या आपस में लेयर्स चढ़ी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट लेयर्स बनी होती है, फेराइट एंड सीमेंटाइट इन स्टील। ठीक है, तो इतना ही पढ़ लो, इतना ही काफी है, लेकिन आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए एंड इसके कंपोनेंट पता होने चाहिए। फेराइट एंड सीमेंटाइट की हमारी पेयर लाइट बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट था और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाटर हीटर है? वाटर हीटर के बारे में आपसे पूछा गया। वाटर हीटर मतलब ये तो नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में यूज भी होता है ना। वाटर हीटर मतलब पानी को गर्म किससे किया जाता है? गीजर से, फूड मिक्सचर से, माइक्रोवेव ओवन से, ये सभी विकल्प सही है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको पता भी होना चाहिए। जो वाटर हीटर होता है वो किस में यूज होता है? गीजर में। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गीजर क्या होता है? सबके घरों में तो होगा गीजर। गीजर के द्वारा वाटर हीटर होता है और इसमें हम आसानी से पानी को हीट किया जाता है, सर्दियों वगैरह में हम अक्सर यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए वाले जितने भी है सबके राइट आंसर है। नेक्स्ट बताओ, ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से राइट आंसर दो। ट्रांजिस्टर किसका बना होता है? जर्मेनियम, सोना, चांदी, सिल्वर, तांबा, किसका बना होता है हमारा ट्रांजिस्टर? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो हमारा बना होता है जर्मेनियम का। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर हमारा जर्मेनियम का और सिलिकॉन का, दोनों का ही हमारा बनाया जाता है, सेमी कंडक्टर का। ट्रांजिस्टर का यूज़ हमारा इन्वर्टर्स में होता है, इन्वर्टर्स में एम्पलीफायर बनाने में और के डिजिटल गेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, स्विच वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। तो काफ़ी सारी जगह हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए होता है जर्मेनियम, एंड अगर जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन आ जाता है तो जर्मेनियम और सिलिकॉन से हमारे ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, निम्न में से किसकी अतिरिक्त मात्रा हटाकर ढलवा लोहा से इस्पात बनाया जाता है? आप किसकी एक्स्ट्रा मात्रा को हटाकर ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन से स्टील में कन्वर्ट कर देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकल है। बताओ क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर टंगस्टन? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अतिरिक्त मात्रा हटाकर आप ढलवा लोहे से इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आंसर आने लगे सबके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। अतिरिक्त मात्रा हटाकर अगर आप कार्बन को ढलवा लोहे से हटा देंगे तो डायरेक्टली स्टील बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काफी सारे बच्चों ने बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो, पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता तापमान के अनुसार कैसे बदलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताओ। पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता तापमान के अनुसार कैसे बदलती है? तापमान के बढ़ने पर घटता है, तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है, तापमान के घटने पर घटता है, या तापमान पर निर्भर नहीं करता? क्या पानी में अगर ऑक्सीजन की घुलनशीलता है तो तापमान में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तब क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए वाले जितने भी है सबके राइट आंसर है, तापमान के बढ़ने पर घटता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता तापमान के बढ़ने पर घटती है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, दो समीपवर्ती थ्रेड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो पास में थ्रेड है, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लैट, पिच, रूट या फिर क्रेस्ट? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखो, दो समीपवर्ती थ्रेड के बीच की दूरी को बोला जाता है पिच। कैसे? जैसे कि दो समीपवर्ती थ्रेड के बीच की दूरी को हम बोलते हैं पिच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बताओ, पिग आयरन में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। 0.1% टू 5 से 0.5 से 1, 0.5 से 1, 3 पॉइंट तो सेम ही हो गए, 3.8 से 4.7%। पिग आयरन में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो हमारा होता है 3.8% से 4.7%। डी वाले सारे ही बच्चों के आंसर ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिग आयरन में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 3.8 से 4.7% होती है। ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत होता है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ये भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ, ए, बी, सी या डी? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, काफ़ी सारे बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखिए। ढलवा लोहे में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो हमारा होगा 2.5 से 5% तक। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कब क्या होता है, लगभग में होते हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे इन्हीं के बीच में आएगा। ओके, तो आगे पीछे चल जाता है, लेकिन हमारे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें डी इसको ऑप्शन लगाना होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्री जौचक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। थ्री जौचक सबने देखा होगा, थ्री जौचक के आकार को कैसे भी निर्दिष्ट किया जाता है? हाउ इज द साइज ऑफ अ थ्री जौचक स्पेसिफाइड? कैसे आप इसको स्पेसिफाइड करेंगे? प्रत्येक जौ की मोटाई से, जग के मुख्य भाग के व्यास द्वारा, चक्र के मुख्य भाग की चौड़ाई के द्वारा या प्रत्येक जौ के आकार के द्वारा? कैसे आप थ्री जौचक के आकार को विनिर्दिष्ट करेंगे? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ओके, फटाफट से राइट आंसर दो। ठीक है, चक्र के मुख्य भाग के व्यास द्वारा, बी वाले जितने भी हैं, बहुत ही बढ़िया तैयारी है आप लोगों की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? थ्री जौचक। इसमें चक्र बाय डायमीटर ऑफ द बॉडी ऑफ चक्र, ऑप्शन बी वाला सही है। चक्र के मुख्य भाग के व्यास के द्वारा हम थ्री जौचक के आकार को स्पेसिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपके पास ये थ्री जौचक है, इसको सेल्फ सेंटरिंग चक्र भी बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, अपने आप से ये सेंटर में आ जाता है। इसके थ्री जो आपस में एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, संरचना में सभी धातुएं होती हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है, और मेटल्स कैसी होती है? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय, दानेदार, प्रतिकांतिकार या फिर आकृति विहीन होती है? उनकी कोई शेपलेस, कोई शेप नहीं होती। संरचना में सभी धातु, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? सारे ही मेटल्स के। फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो देखो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी दानेदार होती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो में पूछा गया आंसर क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दानेदार होती हैं। नेक्स्ट बताओ, इस्पात में ऊष्मा उपचार का उद्देश्य, मतलब स्टील में जो हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसका उद्देश्य क्या रहता है? क्या होता है हीट ट्रीटमेंट और क्यों इसको किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हीट ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, सबको पता भी होगा, और काफ़ी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्या इसका राइट हो जाएगा? केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संरचना के द्वारा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोजन संचारण का गुण, सरफेस फिनिश सतह की परिष्कृति, या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यांत्रिक गुण? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, इजी क्वेश्चन है ये तो। चलो, आया किसी का आंसर? इस्पात में हीट ट्रीटमेंट का जो हमेशा से
उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करना, यानी कि अपनी आवश्यकता वाले गुणों को बढ़ाना और अनावश्यक गुणों को कम करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे आवश्यक गुण होते हैं उनको हम इंक्रीज करेंगे और अनावश्यक गुणों को कम करेंगे। ये हमारा हीट ट्रीटमेंट का मेन उद्देश्य होता है। क्या होता है, देखो, धातुओं के ग्रेन साइज में सुधार करना, धातु की कठोरता तथा सामर्थ्य को बढ़ाना, धातुओं पर ठंडी अवस्था में कार्य करना, फोर्जिंग करना, बेल्डिंग करने या ढलाई करने के कारण आए धातु के आंतरिक प्रतिबलों को दूर करना, धातुओं की मशीनिंग को बढ़ाना। तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, हीट ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। एक टूल के द्वारा धातु की आसानी से मशीनिंग की जा सकती है। बताओ कौन से टूल के द्वारा धातु की आसानी से मशीनिंग करने को क्या कहते हैं। अच्छा, एक टूल द्वारा धातु की आसानी से मशीनिंग करने को क्या कहते हैं। धातु हटाने की दर, सरफेस फिनिशिंग की दर, मशीन एबिलिटी या हार्ड एबिलिटी। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। एक टूल के द्वारा धातु की आसानी से मशीनिंग करने को कहते हैं मशीन एबिलिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मशीन एबिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है मशीन एबिलिटी, ये भी पता होना चाहिए ना। मशीन एबिलिटी जिसके साथ कम लागत पर संतोषजनक फिनिशिंग के साथ सामग्री को हटाने की अनुमति देकर धातु को काटा जा सकता है, इसे मशीन एबिलिटी बोलते हैं। अच्छी मशीनीता वाली सामग्री को काटने के लिए कम शक्ति की आवश्यकता होती है, जल्दी से उसे काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मशीन एबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक टूल द्वारा धातु को आसानी से मशीनिंग करने को कहते हैं मशीन एबिलिटी। नेक्स्ट बताओ। स्प्लिट पिन को किस प्रकार की लॉकिंग के लिए उपयोग, अच्छा, स्प्लिट पिन को आप किस प्रकार की लॉकिंग के लिए यूज करते हैं। ग्रूव नट, लॉक नट, स्वान नट या फिर कैसल नट। जस्ट मैंने आगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन बना था लेकिन स्प्लिट पिन का नहीं था। स्प्लिट पिन अच्छी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा नट है जहां पर आप स्प्लिट पिन को लगाते हैं, लॉकिंग के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। ओके, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताओ। कैसा नट ऐसा होता है जिसमें स्प्लिट पिन लगाए जाते हैं। देखो किस टाइप की हमारी स्प्लिट पिन होती है, ये हमारी होती है स्प्लिट पिन। यूज कैसे की जाती है, ये देखो, ये हमारे कैसल नट में इस टाइप से लॉकिंग के लिए यूज की गई है और ये इसका पूरा प्रोसेस है। ये हमारा क्या, इस टाइप से इसको लगाया जाता है। एक मिनट को, चलो फिर नेक्स्ट बताओ। विषम भुजा कैलिपर का क्या उपयोग है। ओल्ड लेग कैलिपर का यूज क्या होता है। बोर का व्यास ज्ञात करने के लिए, भारी व्यास को मापने के लिए, बेलनाकार वस्तु के केंद्र का पता लगाने के लिए या फिर लंबाई मापने के लिए। कहाँ पर हम यूज करेंगे ओल्ड लेग कैलिपर, काफी इंपॉर्टेंट है ओल्ड लेग कैलिपर। बताओ क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। ओल्ड लेग कैलिपर, ओल्ड लेग कैलिपर जो होता है उसका यूज हम करते हैं बेलनाकार वस्तु के केंद्र का पता लगाने के लिए। ऑप्शन सी, जिसका भी सी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। बेलनाकार वस्तु के केंद्र का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं ओल्ड लेग कैलिपर का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग क्यों की जाती है। आंतरिक तनाव को कम करने के लिए, कठोरता को बढ़ाने के लिए, इस्पात को नरम करना या फिर भंगुरता को बढ़ाना। क्यों यूज की जाती है टेम्परिंग, बताओ क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आंतरिक तनाव को कम करने के लिए, रिड्यूसिंग इंटरनल स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज करते हैं हम। टेम्परिंग का जो उद्देश्य होता है वो आंतरिक तनाव को कम करने के लिए, रिड्यूसिंग इंटरनल स्ट्रेस। क्या होता है, यह प्रक्रिया जॉब में उत्पन्न भंगुरता को कम करके तन्यता को बढ़ा देती है। इसका उद्देश्य जॉब में उपस्थित अधिक कठोरता को कम करना भी होता है। हार्डनिंग प्रक्रिया में उत्पन्न अवशिष्ट तनाव को
समाप्त करना, इसका उद्देश्य जॉब की समाट स्ट्रेंथ को बढ़ाना भी होता है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। किस प्रकार के लॉकिंग नट के ऊपरी सतह पर स्लॉट्स कटे होते हैं? जस्ट अभी वाला क्वेश्चन है जो अभी करवाया था थोड़ा टाइम पहले ही। लॉकिंग नट की ऊपरी सतह पे स्लॉट्स कटे हुए हैं, बताओ क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कैसल नट में, लॉक नट में, स्वान नट में या फिर ग्रूव नट में? किस में ऊपरी इसकी सतह पर स्लॉट्स कटे होते हैं? ए, बी, सी या डी? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए वाले जितने भी हैं सबके ठीक है। कैसल नट में स्लॉट्स कटे होते हैं, ये आपके सामने कैसल नट है। अभी स्प्लिट पिन वाला एग्जांपल इसी में बताया था ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैसल नट। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से किस विधि में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ किसको ये पता है? निम्न में से किस विधि के साइज, किस विधि में वाइस जो कि 180 डिग्री के कोण पर खड़े होकर फाइलिंग की जाती है? मतलब 180 डिग्री के कोण पर 180 डिग्री के कोण पर खड़े होकर फाइलिंग की जाती है। कौन सा ऐसा मेथड है? स्ट्रेट फाइलिंग मेथड, ड्रॉ फाइलिंग मेथड, क्रॉस फाइलिंग मेथड, कर्व्ड फाइलिंग मेथड? अब बताओ कितने सारे बच्चों को इसका राइट आंसर पता भी है या नहीं पता है? ओके पता तो है, यानी गलत आंसर कोई मत दो, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इजी क्वेश्चन है सारे, लेकिन आपको ना टाइप पता होने चाहिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ड्रॉ फिलिंग मेथड। ड्रॉ फिलिंग मेथड में 180 डिग्री पर खड़े होकर फाइलिंग की जाती है। कैसा होता है ड्रॉ फिलिंग मेथड? ये देखो, ये जो हमारी फाइल है ये 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर खड़े होकर फाइलिंग की जाती है, लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं हमारी फिनिशिंग फाइल, देखो फाइलिंग आ ब्लाइंड होल, मतलब आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, लाइट फाइलिंग की जा रही है यहाँ पर, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बना है वो इससे बना है, ड्रॉ फाइलिंग से। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल्टिंग के लिए किस प्रकार के सुराख का प्रयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ होल इज यूज्ड फॉर बोल्टिंग? बोल्टिंग, ये देख लो किस प्रकार के सुराख का यूज किया जाएगा? आयताकार, चूड़ीदार, गोलाकार या फिर चौड़ा? अब सबको पता है बोल्ट लगा रहे हैं तो बोल्ट में क्या होती है? थ्रेड्स कटी हुई होती है ना, बोल्ट में हमारी थ्रेड्स कटी होती है, तो हमें चूड़ीदार ही सुराख चाहिए होगा जिसमें कि हमारा आसानी से ये थ्रेड्स उसमें आपस में बैठ जाए, आपस में आसानी से थ्रेड होके मतलब फिट हो जाए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेडिंग, थ्रेड, चूड़ीदार थ्रेड कटिंग। फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कैसा होता है? जो हमारा फिलर मेटल होता है इसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु से कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बताओ? जो हमारी फिलर मेटल होती है, फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से हमेशा कम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिलर मेटल मैंने लगाया था, ये इमेज नहीं लगी है क्या यहाँ पे? चलो सर यहाँ पे इमेज रह गई, लेकिन फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से हमेशा कम होता है, इतना बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से किस रेती को हाई स्पीड स्टील उच्च चाल इस्पात से बनाया जाता है? राउंड फाइल, निडल फाइल, रोटरी फाइल या फिर हैंड फाइल? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर दो। किस रेती को उच्च चाल इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोटरी फाइल। रोटरी फाइल जो होती है वो हमारी हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। आपके सामने यहाँ पर रोटरी फाइल दिखा दी गई है, ठीक है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, ब्रेजिंग किस प्रकार का जोड़ है? अच्छा अभी जो आया था ना ब्रेजिंग, जो एक होते हैं परमानेंट जोड़, एक होते हैं टेम्पररी जोड़। तो परमानेंट जोड़ में आएगा ब्रेजिंग, अस्थायी, अर्धस्थायी, स्थायी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बताओ फटाफट से? तो ब्रेजिंग हो गया, बेल्डिंग हो गया, ऐसे जोड़ जिन्हें अगर आप एक बार करने के बाद दोबारा हटाया नहीं जाता। अगर आप हटाते हैं तो हमारी जो जॉब है वो बिल्कुल से खराब हो जाएगी। तो वैसे जोड़ हमारे कहलाते हैं स्थायी जोड़। स्थायी जोड़ यानी कि परमानेंट जॉइंट।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो आगे पढ़ा था वो टेम्पररी जॉइंट का था। टेम्पररी में नट, बोल्ट, की, वॉशर जो कि अपनी आवश्यकता के अनुसार हटाए जाते हैं और आवश्यकता के अनुसार लगाए जाते हैं, वो हमारे आते हैं टेम्पररी जॉइंट में। लेकिन ब्रेजिंग हो गया, बेल्डिंग हो गया, रिबेटिंग तो अस्थायी में आता है, लेकिन ये जो होंगे ब्रेजिंग और बेल्डिंग ये हमारे आते हैं स्थायी यानी कि परमानेंट जॉइंट पे। जी एक बार ज्वाइन करने के बाद आप दोबारा इसको नहीं हटाएंगे, नहीं तो हमारा जॉब खराब हो जाएगा या फिर बेल्डिंग करने वाला जो फिलर मटेरियल वगैरह वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे वही दे रखा है, टाकना एक धातु जुड़ने की प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में एक साथ जोड़ दिया जाता है। अच्छा यहाँ पर होगा, और एक भराव धातु को जोड़ में प्रभावित किया जाता है। जिसमें भराव धातु, जिसमें भरा जाता है ना, भराव धातु का गलनांक आसन धातु की तुलना में हमेशा कम होता है। ये बात अपने माइंड में बैठा लो। टाकना बेल्टिंग में इस मायने में अलग है, इसमें काम के टुकड़े को पिघलाना शामिल है। और बेल्टिंग और उसमें बताया गया, बेल्टिंग में इसमें फिलर मटेरियल भरा जाता है और बेल्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हमारा पूरा आपको ब्रेजिंग प्रोसेस दिखाया गया है, ठीक है, इस टाइप से होता है। लेकिन इसमें जो भराव धातु का जो गलनांक होता है वो कम होता है, आसन धातु की तुलना में कम होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताओ, एक एल्युमिनियम के वर्कपीस को घिसने के समय आप कौन सी रेती का प्रयोग करेंगे? आपके पास एल्युमिनियम का वर्कपीस है, आपको फाइलिंग करनी है, तो आप कौन सी फाइल का यूज़ करना पसंद करेंगे? रैप्स कट फाइल, कर्व कट फाइल, सिंगल कट फाइल या फिर डबल कट फाइल? अब आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम हमारी किस टाइप की धातु होती है, उसी के हिसाब से आप अपनी फाइल का यूज़ करेंगे। एकदम से रैप्स कट फाइल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पूरी एल्युमिनियम ही साफ हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। तो अपने वर्कपीस को देखते ही हम फाइल का यूज़ करते हैं। तो एल्युमिनियम के लिए यूज़ की जाती है हमारी सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल होती है जिसमें एक साइड ही दांते कटे होते हैं, सिंगल दांते कटे होते हैं, तो वो हमारी यूज़ की जाती है एल्युमिनियम की फाइलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, टेपर शैंक ड्रिल को किसके माध्यम से इस मशीन स्पंडल से हटाया जाना चाहिए? ड्रिफ्ट के, रेती का टैग, फाइल टैंक, पंच या फिर हथौड़ा या फिर हैमरिंग? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। टेपर शैंक ड्रिल को किसके माध्यम से मशीन स्पंडल से हटाया जाता है या हटाया जाना चाहिए? कराया ये क्वेश्चन, मैंने कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन ए वाले जितने भी हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ड्रिफ्ट के द्वारा टेपर शैंक ड्रिल को ड्रिफ्ट के द्वारा आसानी से मशीन स्पंडल से हटाया जाता है। इस ड्रिफ्ट अपने देखी और यूज़ किसने किसने करी है ये बता दो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाले जितने सबके ठीक है। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से किस रेती के एज पर दांते नहीं कटे होते हैं? बताओ, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, सर्कुलर फाइल या फिर नन ऑफ द अबव? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। हैंड फाइल होती है उसके एज पर दांते नहीं कटे होते। आपको मैं दिखा दूं, हैंड फाइल हमारी यहाँ ये है जिसके एज पर दांते नहीं कटे होते। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दे भी दिया है, तो बहुत ही बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। सोल्डरिंग का प्रयोग निम्नलिखित में किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सोल्डरिंग का प्रयोग। अभी मैंने बताई थी मैकेनिकल मोबाइल रिपेयरिंग में, लैपटॉप रिपेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन हम उसमें से किसको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाएगा? मोटी शीटों को क्या आप आसानी से सोल्डरिंग से जोड़ सकते हैं? रेलवे ट्रैक को, पतली शीटों को, या बड़े बड़े पुल का लोहे को? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से दो, जल्दी से क्लास खत्म करते हैं। सोल्डरिंग का प्रयोग किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? पतली शीटों को, थिन प्लेट्स को आसानी से हम जोड़ने के लिए शोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं। देखो ये हमारा शोल्डरिंग होता है जो कभी भी हम मोटी शीट से नहीं जोड़ सकते, पतली शीट होगा। ये मोबाइल मैकेनिक में, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल मैकेनिक्स हो गया, लैपटॉप रिपेयरिंग वगैरह, वहाँ पे शोल्डर का टाका लगाया जाता है जो कि टिन और लेड का कॉम्बिनेशन होता है, टिन और लेड के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, ड्रिल किए गए छिद्र को बढ़ाने वाले औजार, मतलब आपने ड्रिल कर दिया है, अब आपको छिद्र को, ड्रिल के होल को बड़ा करना है, तो
तो वहाँ पे आप कौन से टूल का यूज करेंगे? बोरिंग टूल, फेसिंग टूल, क्लॉकवाइज टर्निंग टूल या फिर रूट टूल? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से बताओ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोरिंग टूल। बहुत ही बढ़िया, काफी सभी बच्चों को पता है। बोरिंग टूल के द्वारा हम ड्रिल किए गए छेद को आसानी से बड़ा करते हैं। देखो ये हमारा दे रखा है बोरिंग टूल, ये क्या है? ये हमारा बोरिंग टूल है और एक ड्रिल किए गए, पहले से होल किए गए छेद को साइज बढ़ाने के लिए बोरिंग टूल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ड्रिलिंग टूल नहीं बोल सकते, बस पहले से होल किया हुआ है उसके साइज को इंक्रीज करता है। तो ये हमारा जो यहाँ बना हुआ है ये हमारा होता है बोरिंग टूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, ताले की चाबी बनाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर फाइल, मैनुअल फाइल, राउंड फाइल या फिर नाइफ एज फाइल? क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। ताले की चाबी बनाने के लिए किस रेती का यूज करेंगे? नाइफ एज फाइल का। नाइफ एज फाइल आपको यहाँ दिखा दी गई है, जिसकी जो शेप होती है वो चाकू जैसी ही लगती है, इसलिए इसको नाइफ बोला जाता है, नाइफ एज फाइल। तो ये आपके सामने नाइफ एज फाइल, ताले की चाबी बनाने के लिए इसका इस रेती का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल ठीक है। फ्लेम जलाने के लिए पहले किस गैस को छोड़ना चाहिए? अगर आप आग जला रहे हैं तो किस गैस को आप पहले छोड़ेंगे? एसिटिलीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो कभी भी अगर फ्लेम जलाने के लिए हम सबसे पहले छोड़ेंगे एसिटिलीन गैस को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन गैस को पहले छोड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस रिलीज की जाती है, ताकि अगर हम ऑक्सीजन पहले छोड़ेंगे और बाद में एसिटिलीन छोड़ेंगे तो एकदम से तेज ज्वाला जलेगी। इसलिए एसिटिलीन को छोड़ा जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है। तो फिर और जब बंद करने में किसको करेंगे? तो बंद भी सबसे पहले ऑक्सीजन को हम पहले बंद कर देंगे, उसके बाद एसिटिलीन गैस को बंद कर दिया जाएगा। तो दोनों ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि पहले किस गैस को छोड़ना चाहिए? एसिटिलीन गैस को। पहले किस गैस को बंद कर देना चाहिए? तो ऑक्सीजन गैस को पहले बंद कर देना चाहिए। ऑक्सीजन से मिलते ही डायरेक्टली फायर हो जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा डायल टेस्ट इंडिकेटर की लीस्ट काउंट क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा। देखो ये हमारा क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर, और इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.001 mm इसकी लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट मतलब न्यूनतम माप किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु का यूज किया जाता है? कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे हल्की होती है और सबसे भारी होती है? लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम या फिर एल्यूमिनियम एवं पारा? मतलब धातु युग्मों में सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन कौन सी होती है? बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता भी है, कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर हम 9-10 से ये क्वेश्चन पढ़ते आते हैं। सबसे जो हल्की धातु होती है वो हमारी होती है लिथियम, और सबसे भारी धातु हमारी ऑस्मियम। ठीक है, 9th और 10th का क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अभी तक कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट बताओ, डिस्क ब्रेक का प्रयोग करते हैं, डिस्क ब्रेक का यूज कहाँ किया जाता है? अगले पहियों में, पिछले पहियों में, अगले व पिछले पहियों में या इनमें से कोई नहीं? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? डिस्क ब्रेक का यूज करते हैं। देखो डिस्क ब्रेक हमारी इस टाइप की होती है और इसको हम यूज करते हैं अगले और पिछले, फ्रंट एंड रियर व्हील दोनों में ही इसका यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन सी वाले जितने भी हैं वेरी गुड, राइट आंसर है आपका। फ्रंट एंड रियर व्हील दोनों में ही यूज किया जाता है हमारा डिस्क ब्रेक का। नेक्स्ट बताओ, स्टेप टर्निंग में पहले यह किया जाता है, स्टेप टर्निंग में सबसे पहले क्या करेंगे? छोटे व्यास का स्टेप बनाएंगे, बड़े व्यास का स्टेप? देखो पहले आप देख लो स्टेप टर्निंग कैसी होती है, ये आपके सामने स्टेप टर्निंग है। अब आप इसमें से बताओ सबसे पहले हम छोटे व्यास का स्टेप बनाएंगे या सबसे पहले बड़े का बनाएंगे, या ए और बी दोनों का साथ साथ बनाने चलेंगे, या नन ऑफ दिस? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? और 100% पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल ही ठीक है। छोटे व्यास का स्टेप बनाने के लिए, स्मॉल डायामीटर स्टेप बनाने के लिए यूज किया जाता है स्टेप टर्निंग। देखो इस टाइप से इसके स्टेप आगे से आगे बढ़ते रहते हैं।
आपके सामने यहाँ पर स्टेप टर्निंग दिखा दी गई है, ठीक है। इस टाइप से हमारी होती है स्टेप टर्निंग, पहले छोटा डायामीटर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, सतह के खुरदरेपन को क्या कहते हैं? बैबीनेस, रफनेस, हिलनेस, स्मूथनेस। तो इजी क्वेश्चन है कि सतह के खुरदरेपन यानी कि क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है। सतह के खुरदरेपन यानी कि रफनेस को कहेंगे रफनेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ इसमें बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट बताओ, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने से पहले रिसाव की जांच। अच्छा, अगर मतलब गैस लीकेज ना हो तो आप उसकी जांच तो करेंगे ना, पहले चेकिंग तो करती है ना। तो इसके लिए किस प्रकार के द्रव का इस्तेमाल किया जाता है? टेस्टर का, लवण युक्त घोल का, क्लोरीन युक्त घोल का, साबुन युक्त पानी का। किसका यूज़ करेंगे? ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने से पहले रिसाव की जांच, मतलब उसकी लीकेज की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सोप वाटर का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर घरों में भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो सोप वाटर, साबुन युक्त पानी का बबल्स बनने लगते हैं अगर गैस लीकेज हो रही है तो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट पुली किसे कहते हैं? शॉफ्ट पर की द्वारा फिट रहती है, तेज घूमती है, स्वतंत्र चलती है या विभिन्न स्ट्रैप्स है? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फास्ट पुली किसे कहते हैं? ए, बी, सी या डी? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बताओ? तो शॉफ्ट पर की के द्वारा फिट होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, किसके दौरान फीड शॉफ्ट को अलग कर देना चाहिए? ओके, आपको एक ऑपरेशन दे दिया गया है, तो किसके दौरान फीड शॉफ्ट को अलग कर देना चाहिए? फेसिंग के, थ्रेड कटिंग के, टर्निंग के या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। थ्रेडिंग जो हमारा प्रोसेस होता है, थ्रेडिंग के द्वारा फीड शॉफ्ट को अलग कर देना, फीड वाली जो शॉफ्ट है उसको अलग कर देना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको थ्रेडिंग यहाँ दिखाई गई है, इस टाइप से हमारी थ्रेडिंग होती है। देखो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रेडिंग प्रोसेस यहाँ दिखाया गया। नेक्स्ट चलो, बॉल के टैपिट का क्लियरेंस मापा जाता है। बॉल के टैपिट का क्लियरेंस किससे मापेंगे? बर्नियर कैलिपर से, स्क्रू पिच गेज से, इंजीनियरिंग स्केल से, फिलर गेज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ बॉल के टैपिट का क्लियरेंस किसके द्वारा मापा जाता है? जल्दी जल्दी से राइट आंसर दो आप लोग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिलर गेज के द्वारा। बॉल के टैपिट का क्लियरेंस मापा जाता है फिलर गेज पे। देखो होता क्या है, क्लियरेंस मापने के लिए यूज किया जाता है फिलर गेज। इसके हर एक ब्लेड पे इसकी रीडिंग बनी हुई होती है, जो जिस रीडिंग को आपको चेक करना हो आप उसमें जिस ब्लेड की रीडिंग चेक कर, जिस ब्लेड को लगा देते हैं हर ब्लेड पे उसकी रीडिंग लिखी होती है और आसानी से हम इसके द्वारा किसी भी फिलर गेज के द्वारा हम क्लियरेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, रॉट आयरन का गलनांक कितना होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉट आयरन? रॉट आयरन का गलनांक कितना होगा? ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो रॉट आयरन का गलनांक होता है 1535 डिग्री सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था जो आयरन हो गया, रॉट आयरन जो इंपॉर्टेंट है आपको उनके तो याद करने पड़ेंगे। तो 1535 डिग्री सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी बेयरिंग अपेक्षाकृत बड़े रेडियल लोड ले जाती है? रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग या निडल बेयरिंग? कौन सी बेयरिंग अपेक्षाकृत बड़े रेडियल लोड ले जाती है? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बड़े बेरियल, अगर लाइन क्वेश्चन में ये लिख जाए ना बड़े रेडियल लोड ले जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोलर बेयरिंग बड़े रेडियल लोड ले जाती है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। चलो फटाफट से आप लोगों ने राइट आंसर दो। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है सबसे बढ़िया आंसर आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव
देते समय गंदगी अंदर की तरफ ना जाए, इसके लिए क्या होगा, फिल्टर को जो कार्स वगैरह में लगे होते हैं फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर की तरफ ना जाए, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, प्लग का, जाली का, सक्शन का या फिर रोलर का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कभी भी ऐसा केस आ जाए कि फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर की तरफ ना भरे तो वहां पर यूज कर लेते हैं हम प्लग का, प्लग लगा देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। जिस न्यूनतम तापक्रम पर तेल बहना शुरू कर दे वह क्या कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट या फिर नन ऑफ दी। तेल बहना शुरू कर दे वह क्या कहलाएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर दो। देखो, जिस न्यूनतम तापक्रम पर तेल बहना शुरू कर दे वह कहलाता है हमारा पोर पॉइंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर पॉइंट क्या होता है, एक तरल का डालना, एक तरल का तरल या तेल ले लो, एक तरल या तेल का डालना वह बिंदु वह तापमान है जिसके नीचे तरल अपनी प्रभाव की विशेषताओं को खो देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर पॉइंट का डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। इसे न्यूनतम तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें तेल एक चोट से नीचे गिरने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये इसका होगा पोर पॉइंट, तेल बहना शुरू कर देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, लेथ पर फोर जॉ चक में जॉब बांधते समय सेंटर की जांच के, अगर लेथ मशीन में फोर जॉ चक लगा हुआ है आपको उसके सेंटर की जांच करनी है तो आप किस टूल का यूज करते हैं। तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, हर सबको पता होगा। कैलिपर का, डिवाइडर का, सरफेस गेज का, स्ट्रेट पिन स्क्राइबर का। ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि पता ही होगा अब तो। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चलो, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया, सरफेस गेज का, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे दिया जी वगैरह से। लेथ पर फोर जॉ चक बांधते समय सेंटर की जो जांच की जाती है वो हमारे सरफेस गेज के द्वारा की जाती है। ये आपके सामने सरफेस गेज दिखा दिया गया जो आसानी से सेंटर की जांच करने के लिए हम लेथ मशीन पर सरफेस गेज को लेकर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जितनों भी ने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। नेक्स्ट बताओ, किस छेनी के द्वारा वी आकार के ग्रूव और वर्गाकार ग्रूव के कोने बनाए जाते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, काउ माउथ चीजल या फिर बैक चीजल। तो देखो ये चीज आप देख लिया करो, कौन से ग्रूव बनाने, वी आकार के ग्रूव और वर्गाकार ग्रूव के कोने बनाए जाते हैं। कहीं पर भी अगर इस टाइप की लाइन दिख रही तो आप वहां पे लगा देंगे डायमंड पॉइंट चीजल। एक इकलौती चीजल होती है जहां पर वी आकार के ग्रूव बनाए जाते हैं। ये हमारे पास डायमंड पॉइंट चीजल है जो आगे से इसकी डायमंड शेप, डायमंड का कोई नहीं लगा होता है, डायमंड की शेप दे दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन फोर्स फीड लुब्रिकेटर है। ग्रीस कप, ऑयल कैन, ऑयल कप या ग्लास बॉटल। फोर्स फीड लुब्रिकेटर क्या है बताओ। तो ऑप्शन इजी क्वेश्चन है, ऑयल कैन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फोर्स फीड लुब्रिकेशन में यूज किया जाता है। ये हमारा पूरा फोर्स फीड लुब्रिकेटर है। ऑयल कैन पे लगा हुआ था, ऑयल पंप, ऑयल कैन आएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑयल कैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। गैंग ड्रिलिंग मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैंग ड्रिलिंग मशीन की जो स्पंडल होती है उसमें मैक्सिमम कितने ड्रिल लगाए जा सकते हैं। 2 से 8, 1 से 15, 4 या 5। कितने स्पिंडल लगे होते हैं बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा गैंग ड्रिलिंग मशीन में 2 से 8 ड्रिलिंग लगे होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन बी। ठीक है, 2 से 8 ड्रिलिंग लगे होते हैं। नेक्स्ट बताओ, आमतौर पर अच्छे किस्म की स्टेक बनाई जाती है। काय में कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, पिग आयरन, हाई कार्बन स्टील, रॉट आयरन। अच्छे किस्म की जो स्टेक बनाई जाती है वो हमारी कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। स्लिप गेज बनाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्लिप गेज किसकी बनाई जाती है बताओ फटाफट से, इसका राइट आंसर दो।
स्टेनलेस स्टील, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, किसकी स्लिप गेज बनाई जाती है? तो स्लिप गेज हमारी बनाई जाती है स्टेब्लिश्ड क्रोमियम स्टील की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर स्लिप गेज दिखा दी गई है, जिसको जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसको जॉनसन गेज कहते हैं। डायरेक्टली इसके पूछे जाते हैं इसमें कितने पीसीज होते हैं? 112 पीस होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने पीसेज होते हैं? 112 पीस होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। और इसकी जो हार्डनेस होती है वो 63 HRC कितनी होती है? 63 रॉकवेल हार्डनेस होती है। और ये हमारे स्टैब्लिश क्रोमियम स्टील टंगस्टन कार्बाइड के बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी वाले जितने भी हैं सबके राइट आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।